नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम का विषय है उत्तराखंड में फ़ुटबॉल की संभावनाओं के बारे में। जैसे कि फ़ुटबॉल एक विश्व प्रसिद्ध खेल है और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला और एक लोकप्रिय खेल है। इसी क्रम में हम आज मौजूद हैं देहरादून के एक फ़ुटबॉल ग्राउंड में, जहाँ की विभिन्न एज ग्रुप के बच्चे और उनके साथ कोचेस उनको फ़ुटबॉल सिखा रहे हैं और फ़ुटबॉल की बारीकियाँ उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे हैं और एक अच्छा फुटबॉलर बनने की ओर अग्रसर हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और फुटबॉल कोच मनीष मैठानी जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। सबसे पहले हमें ये बताइए कि फ़ुटबॉल के बारे में एक जानकारी दीजिए कि फ़ुटबॉल गेम कहाँ से आया और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे लोगों ने इसको खेलना शुरू किया। देखिए, फ़ुटबॉल गेम तो इंग्लैंड से चालू हुआ है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स है, दुनिया जानती है। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलती हैं, 32 कंट्रीज़। उसमें भी बहुत क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं और आपने जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं पुराने, चाहे मेसी रोनाल्डो से लेके पुराने प्लेयरों की बात करें, वो मैराडोना और पेले, तो फुटबॉल खेल के और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेयर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आज की डेट में अर्निंग भी इन्हीं की है। तो ये जो फुटबॉल खेल है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग गेम है, क्योंकि बहुत फिजिकलिटी बहुत है इसमें। लास्ट मिनट तक रोमांच रहता है कौन सी टीम जीतेगी। तो ये जो बहुत थ्रिलिंग गेम है, तो इसीलिए मतलब सबसे ज़्यादा लोग इसे वो करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो माइंड का भी यूज़ करना है, फिजिकलिटी का भी यूज़ करना है इसमें, और एक इमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्री के लिए खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फैंस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फुटबॉल के ही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत थ्रिलिंग गेम है और मुझे लगता है कि फ़ुटबॉल से ज़्यादा अच्छा गेम कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। जी, आपने बात करी फुटबॉल एक बहुत थ्रिलिंग गेम है और बहुत खेले जाने वाला, विश्व में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला, देखे जाने वाला और सबसे लोकप्रिय खेल है। अब इसकी मैं थोड़ा सा बारीकियों के बारे में जानना चाहूँगा कि एक स्किल सेट, एक रिक्वायरमेंट होगी इस गेम की, और जो एक पोजीशंस होती हैं फुटबॉल में, इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तृत जानकारी दीजिए। जी। तो फुटबॉल में स्किल सेट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि फिर हम तभी प्लेयर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अलग अलग पोजीशंस हैं, पोजीशंस की डिमांड्स अलग हैं। गोलकीपर की अलग डिमांड होती है, सब चीज़ों का, स्टॉपर बैक की अलग है, मिडफील्डर्स की अलग है, स्ट्राइकर की अलग डिमांड है। तो फिजिकलिटी भी अलग चाहिए हमको, उसकी स्किल्स भी अलग चाहिए, उसके सेंस, जो खेलने की सेंस होती है वो भी हमें अलग चाहिए। तो हम जब रेगुलरली, जब हम छोटे लेवल पे हम स्टार्ट करते हैं, तो हम जब 6 साल 8 साल से स्टार्ट करते हैं, तब हम कोई पोजीशंस नहीं देते हैं, तब हम कुछ नहीं, वो फ्री रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि तब तो उनका इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा पहले उसमें अपने आप सीखे। उसको जो हर पोजीशन पे हर किसी प्लेयर को खिलाते हैं, हर किसी को एक दिन गोलकीपर भी बनाते हैं, किसी को स्ट्राइकर भी बनाते हैं, क्योंकि अभी उतनी छोटी उम्र में उन्हें पता नहीं होता एक्चुअली कि हमें कौन सी पोजीशन में खेलना है। फिर हम हल्के हल्के उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी स्किल्स, उनकी सेंस को देखकर हम उन्हें रोल असाइन करते हैं कि बेटा आप फुटबॉल खेलिए, आप स्ट्राइकर खेलिए गेम में, आप डिफेंडर खेलिए, आप मिडफील्डर खेलिए, आप गोलकीपर खेलिए। और हल्के हल्के फिर उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग की तरफ हम लेके जाते हैं। जब वो 10 से 12 साल के हो जाते हैं, तब हम उनको स्पेसिफिक रोल दे देते हैं, स्पेसिफिक पोजीशन दे देते हैं, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। मनीष जी, अपने अनुभव के आधार पर हमें बताइए कि एक फ़ुटबॉल जो गेम है और उसमें जो पोजीशंस की आपने बात करी कि हर खिलाड़ी को एक पोजीशन पे परखा जाता है, उसके बाद नापा जाता है कि हाँ, इस पोजीशन पे वो ऐसा खेल सकता है। उसके लिए क्या एक आप एज अ कोच के संदर्भ में, एज अ कोच व्यू पॉइंट से आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ें होती है कि हम इसके अंदर ये देख रहे हैं, ये फॉरवर्ड अच्छा खेल सकता है, सेंटर अच्छा खेल सकता है? हाँ, देखिए, अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो एक तो सबसे पहले आज की डेट में फिजिकलिटी का गेम है, क्योंकि डिफेंडर्स से आप चारों तरफ घिरे रहते हैं और आप बीच में खेलते हैं। तो अब एक अच्छा फिजिक होना, एक हम वो देखते हैं कि अच्छा फिजिक हो, अच्छा बॉल कंट्रोल हो, स्कोरिंग एबिलिटी हो, शूटिंग स्किल अच्छी हो, ड्रिबलिंग क्वालिटी अच्छी हो, ताकि वो प्लेयर को अगर दो के बीच में भी ड्रिबल करके गोल स्कोर कर सके। अगर हम डिफेंडर की बात करें, वहाँ पे भी हमें फिजिकलिटी की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे थोड़ा सा हमें जो डिफेंडिंग जो रोक सके। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें वहाँ स्किल नहीं, हम उसकी पोजीशनिंग के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसकी एंटीसिपेशन कैसी है, बॉल कहाँ आएगी, उसको पहले ही जज करना पड़ता है कि बॉल यहाँ आ सकती है। तो हम उसकी एंटीसिपेशन, उसकी जजिंग क्वालिटी, उसकी डिफेंडिंग क्वालिटी की, उससे हम उसको रोल असाइन करते हैं कि आप एज अ डिफेंडर के लिए। गोलकीपर जैसे अगर कोई पतला है, लीन है, लंबा है, सबसे पहले तो जो फिजिकल एट्रीब्यूट चाहिए गोलकीपर के लिए, वो लंबा होना बहुत ज़रूरी है। लंबा हो, लीन हो, ताकि वो बॉडी को फ्लाई कर सके, उसके एजिलिटी हो, उसके अंदर रिएक्शन एबिलिटी हो कि एक बार सेव किया, दोबारा से उठ के दूसरा बॉल सेव करना। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे मिडफील्डर है, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी देखते हैं कि वो कैसे बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बॉल को गेम कैसे होल्ड कर सकता है, बॉल को कैसे चला सकता है, फॉरवर्ड और पीछे कैसे बॉल को दे सकता है।
सकता, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी के आधार पर हम उसे बोलते हैं। ऐसे ही सेम अगर हम विंगर्स की बात करें तो हमें स्पीड, क्योंकि ये विंग्स पे खेलते हैं, लाइंस पे खेलते हैं, तो उस जगह पे हमें विंग में स्पीड की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम जो स्पीडी होता है, जिसका ड्रिबलिंग होता है, क्रॉसिंग क्वालिटी अच्छी होती है, तो हम उनको फिर विंगर्स के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप विंगर्स के लिए। आपने फिजिकल फिटनेस की एक बात करी और फिजिकल फिटनेस मेरे ख्याल से फुटबॉल में देखा जाए टीम गेम में सबसे ऊंचा स्तर का फिजिकल फिटनेस इसमें रिक्वायर्ड है। तो फिजिकल फिटनेस अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए खिलाड़ी को और उनके कोचेस को भी, ताकि उनको सही चीज़ बता पाएँ? देखिए, अगर हम फुटबॉल में फ़िटनेस की बात करें तो खाली उससे हमें फिज़िकलिटी मतलब खाली स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसमें हमें एंड्योरेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी के अंदर, हमें स्पीड एंड्योरेंस चाहिए, स्टैमिना, स्किल्स, सब चीज़ें हमें इसमें चाहिए। तो हम जब यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हम हफ्ते में 2 दिन अपना वेट ट्रेनिंग करते हैं, एक दिन हम लोग एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, एक दिन हम एजिलिटी ट्रेनिंग करते हैं, एक दिन हम स्पीड ट्रेनिंग करते हैं। हम स्ट्रेंथ इसलिए डेवलप करते हैं कि प्लेयर कम से कम फिजिकलिटी का गेम है तो कहीं पे किसी से कम ना रहे। तो हम खाली स्ट्रेंथ पे ही काम नहीं करते, हम स्पीड, एंड्योरेंस, स्किल, एजिलिटी, उसका स्पीड एंड्योरेंस पे भी काम करते हैं, और ओवरऑल एज अ फिजिकल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट। हम उस पे पूरा वीक पे हमने डेज असाइन कर रखे हैं, हमने उसको वो कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, हम किस दिन कौन सी ट्रेनिंग करेंगे, और हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, और होपफुली लड़के काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जी, आपने स्ट्रैटेजीज़ की बात करी, खास करके इंटरनेशनल मैचों में हमने देखा है या एक प्रोफेशनल मैचेस में हमने देखा है कि एक स्ट्रैटेजी के जैसे 4-3-2-1 एक इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। कोई टीमें डिफेंस के लिए फेमस है, कुछ अटैक्स के लिए फेमस है, कोई मिडफील्ड के लिए फेमस है। इन पे थोड़ा सा हमें बताइए किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे? हाँ, एक्चुअली हम इसको बोलते हैं फॉर्मेशंस बोलते हैं, हम टीम का स्टाइल ऑफ प्ले भी बोल सकते हैं इसको। तो जैसे 1-4-4-2 है, 1-4-3-2-1 है, 1-3-5-2 है, तो हम ये अलग अलग फॉर्मेशंस इसलिए खेलते हैं। तो हर कंट्री का अपना एक स्टाइल ऑफ प्ले है। इसमें 4-3-2-1 थोड़ा सा हमें इसके बताइए। 4 का मतलब क्या है? 3 का मतलब? वन मतलब गोलकीपर है, 4 का मतलब डिफेंडर्स है, 2 का मतलब डिफेंसिव मिडफील्डर्स है, 3 का मतलब अटैकिंग मिडफील्डर्स है, और एक लोन स्ट्राइकर है जिसके पीछे नंबर 10 खेलता है, जो मोस्टली स्ट्राइकर ही है बट वो डिफेंस में भी हेल्प करता है मिडफील्ड को। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर कोचेज़ का अपना एक स्टाइल ऑफ प्ले होता है। ऐसे हर कंट्रीज़ का अपना एक स्टाइल ऑफ प्ले है। जैसे अब इटली की बात करें तो वो डिफेंसिवली खेलना बहुत होता है। अगर हम जर्मन फुटबॉल की बात करें तो वो अटैकिंग फुटबॉल है और बहुत पावर फुटबॉल है, फिजिकलिटी बहुत। सेम इंग्लिश फुटबॉल भी सेम ऐसा। अगर हम स्पेनिश की बात करें तो वो टिकी टाका खेलते हैं, पासिंग ज़्यादा खेलते हैं, उसमें फिजिकलिटी कम दिखती है, बट एक्चुअली उनके पास वैसे स्किलफुल प्लेयर्स हैं, वैसे क्वालिटी प्लेयर्स हैं। तो वो कोचेज़ का जो रोल है कि अपने प्लेयर्स की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए वो कौन से स्टाइल ऑफ प्ले में अच्छे से अच्छा सूट करेगा, अपनी उस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। और जैसे कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हम 1-4-4-2 स्टाइल से खेलते हैं, जिसमें एक गोलकीपर, 4 डिफेंडर्स, 4 मिडफील्डर्स और 2 स्ट्राइकर्स खेलते हैं। तो मतलब ये कोचेज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने प्लेयर्स की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए अपना कोचिंग का मतलब एक फॉर्मेशन तैयार करें और अपने स्टाइल ऑफ प्ले को तैयार करें। आप उत्तराखंड से हैं, आपने नेशनल रिप्रेजेंट किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, क्लब्स में बहुत बड़े बड़े क्लब्स में आप खेले हैं। उसके अनुभव के आधार पर बताइए कि उत्तराखंड में आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं और किस तरह के सुधारों की ज़रूरत आपको लगती है? देखिए, उत्तराखंड में पहले जैसे सभी जानते हैं कि 60s में 70s में उत्तराखंड का नाम फुटबॉल पे काफ़ी ऊंचे स्तर पे था। उस समय राम बहादुर था, पश्याम था, पसीबी था, बस बहुत सारे, और इंटरनेशनल चमन भंडारी रहे हैं, खरोला जी रहे हैं। तो बहुत पुराने, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने देश के लिए भी खेला है, बड़े बड़े क्लब्स के लिए भी खेला है। बट बीच में हमारा जो इतिहास था, मतलब जो चरम पे थी फुटबॉल, वहाँ पर हम लोग थोड़े फीके पड़ गए। बट फिर दोबारा जैसे 2000 की बात करूँ, उसके आसपास जैसे हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, जतिन बिस्ट है और देवेंद्र बिस्ट है, वो भी मतलब इंटरनेशनल फुटबॉल में अपना उन्होंने जलवा दिखाया है। फिर उसके बाद जो हमारा जहाँ से फुटबॉल को हमारा नीचे की लेवल पे आया, नीचे स्तर पे आया है, मुझे लगता है कि वहाँ पे हमने सही ध्यान नहीं दिया फुटबॉल को। मतलब हमें ग्रास रूट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ टैलेंट की बहुत ज़्यादा संभावना है, यहाँ टैलेंट है भी, मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं। देहरादून में अदर क्लब्स में भी जब हम प्रैक्टिस मैचेस भी खेलते हैं, हॉस्टल्स हैं, तो बहुत अच्छा टैलेंट है। बट अभी उसको हमने सही तरीके से नहीं किया है, क्योंकि हमने अभी वो लेआउट नहीं है हमारे पास, वो ब्लूप्रिंट ही नहीं है कि हम अपनी फ़ुटबॉल को कैसे उठाएं। एक छोटे लेवल की लीग नहीं होती है, अंडर 14, अंडर 12, और हम ग्रास रूट की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो प्लेयर आज 20 साल 25 साल का है, अगर आप उस पर आज कितने साल तक ध्यान दे पाएंगे, उसको डेफिनेटली हमने ध्यान देना है। बट जो हमने आज से 5 साल बाद का टारगेट है, हमारे 8 साल का टारगेट है कि हम नेशनल में इंडिया लेवल के अंदर पे हमारा स्टेट कौन से नंबर पे आता है, एटलीस्ट हम टारगेट करें कि हम सेमीफाइनल तक
पहुँचे, हम फाइनल तक पहुँचे, तो वो हमें 10 साल 12 साल के बच्चों को टारगेट करके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टारगेट करके हमें उन्हें ट्रेनिंग कराना है और एक सिस्टम में ट्रेनिंग कराना है। ऐसा नहीं है कि बस आए और कोचिंग करा ली, अब क्वालिफाइड कोचेज़ की मदद लेनी है। हमने क्वालिटी रेफरीज़ हमारे पास होने चाहिए, प्लेयर्स अच्छे हैं हमारे पास, कोचेज़ अच्छे हैं, बट जैसी गेम होता है अगर क्वालिटी रेफरी नहीं है, कहीं डिसीजन गलत हो जाता है तो फिर गेम पूरा ख़राब हो जाता है। तो मतलब खाली फुटबॉल यही नहीं है कि खाली कोच प्लेयर से ही चलेगा, खाली कोचेज से ही चलेगा, उसमें रेफरीज भी हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैंस। जैसे आप कलकत्ता में आपने देखा होगा, फुटबॉल को दिल से प्यार किया जाता है, वहाँ ब्लड में फुटबॉल है हर किसी के, कोई ना कोई मोहनडन स्पोर्टिंग, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल किसी ना किसी टीम को सपोर्ट करता है। तो वो हमारे को अपने उत्तराखंड के अंदर वो भी जागरूक करना है लोगों को कि आप अपने बच्चों को भेजिए। डेफिनेटली जब उनके बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, उनके पेरेंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके सगे संबंधी वो फुटबॉल को देखेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा खेलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फुटबॉल से जुड़ेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं फुटबॉल कोच विनय शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। विनय शर्मा जी, सबसे पहले मैं बताइए, आप फुटबॉल कोचिंग में लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फुटबॉल कोचिंग में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए? सर पहले तो बच्चों को इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स क्या है जी। देन उसके बाद बैलेंस डाइट वगैरह, डाइट क्या हो क्या नहीं हो, फिर डिसिप्लिन बच्चों का रोज़ आना करना, इसमें बहुत वर्कआउट है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है इस गेम में। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क इसी गेम में करना पड़ता है। थोड़ा बच्चा एग्रेसिव भी होना पड़ता है इस गेम में, क्योंकि गेम ऐसे टफ एंड रफ एंड टफ गेम है। फिर डाइट का थोड़ा बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या डाइट खाना है, पहले क्या खाना है, एकेडमी से पहले क्या खाना है, मतलब जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहा है वो उससे पहले क्या खाएगा, उसके ड्यूरिंग टाइम क्या खाएगा, देन उसके आफ्टर क्या खाएगा वो। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना उसे। और बैलेंस डाइट मेरे ज़्यादा बढ़िया है, उसे हर चीज़ खानी है, अवॉइड करना है, जंक फूड सब अवॉइड करने पड़ेंगे उसे। बाहर का मोस्टली ना खाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर लगता है थोड़ा बहुत कि हाँ ज़रूरत पड़ेगी खाने की तो खा सकता है, बट ऐसा नहीं कि हैवी डाइट फूड वही खा रहा है बाहर का। तो उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को। उसके साथ उसके पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, मेरा बेटा क्या कर रहा है, डिसिप्लिन है कि नहीं है। सिर्फ ग्राउंड में डिसिप्लिन नहीं है, घर में भी, बाहर भी, स्कूल में भी, हर जगह बच्चों को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और खाने में तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे के लिए। किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए जो आमतौर पर हम खाते हैं घरों में, या वही चाहिए, या इसके अलावा भी कुछ और स्पेशल तौर पे बच्चों को दिया जाना चाहिए कि ताकि उनकी एक फिजिकल इंड्योरेंस और फिटनेस बढ़े? नहीं, आमतौर पे तो वही जो आप घर में खा रहे हैं सिर्फ वही खाइए, कोई ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि आप हर न्यूट्रिशंस का, विटामिन्स का, कितना कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, कितना फैट्स वगैरह ले रहे हो बॉडी के अंदर, वो आपको घर में ही मिलेगा, बाहर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। बाहर तो वही है कि कभी कुछ मसाले वगैरह ज़्यादा हैं, कभी कुछ है, तो वो प्रॉपर बाहर नहीं मिल पाएगा। जो घर के अंदर जो मिलता है बैलेंस डाइट है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें कर्ड्स है, विटामिन है, सब्जी है, वेजिटेबल है, पल्सेस हैं, वीट्स वगैरह है, राइस है, ये नॉर्मली घर में सब में मिलता ही है और रेगुलर खाते हैं। बट हमारे देश में क्या करते हैं कि रेगुलर ही खाते हैं, एक कुछ ज़्यादा ही ईटिंग कर लेते हैं कुछ टाइम, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कि बैलेंस डाइट का मतलब है आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी है, ये नहीं कि आपने चपाती ले ली 10-12 फिर खा लिया आपने, वो थोड़ा गड़बड़ जाएगी, ऐसा नहीं कुछ। और आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ जो मिलता है घर के अंदर, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना है आपको उसमें। तो आपने बैलेंस डाइट की बात करी और आप फिजिकल फिटनेस की बात करी कि इंडोरेंस एक पावर है, और फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए इस गेम में खास करके कुछ एक विशेष तरह की एक्सरसाइजेज वगैरह भी होती है, तो उन एक्सरसाइजेज के बारे में मैं थोड़ा बताइए। इसके अंदर खास तौर पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो सिर्फ फुटबॉल के लिए काम आती है। वॉलीबॉल की, क्रिकेट की, सबके अलग अलग एक्सरसाइज हैं, लेकिन आपको फुटबॉल खेलना है उसके लिए कुछ अलग से एक्सरसाइज हैं। लेग्स की ज़्यादा है, स्ट्रेंथ की कुछ काम करना है, फिर एंडोरेंस, आपके स्टेमिना होना चाहिए पूरा कि कितना मैं भाग सकता हूँ। देन कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ इस तरह से आपको रखना पड़ेगा कुछ। तो उसकी एक्सरसाइज पर्टिकुलर हर गेम की अलग अलग एक्सरसाइज होती है। फुटबॉल के भी थाइस से लेकर लेग्स की ज़्यादा एक्सरसाइज लेग्स से रिलेटेड होती है, उसके लिए बच्चों को थोड़ा अलग से। पेरेंटिंग का एक रोल बताया कि घर में माँ बाप का भी एक अच्छा रोल होता है खिलाड़ी को बनाने में, उस पर थोड़ा सा हमें बताइए किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए घर वालों की बच्चे की तरफ की, ताकि वो एक अच्छा खिलाड़ी की बन सके? नहीं, पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल है, बिना पेरेंट्स के तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। बच्चे को कहाँ ड्रॉप करना है, कैसे ड्रॉप करना है, कैसे लेके आना है, उसका डाइट का क्या ख्याल रखना है, उसकी नींद पूरी आ रही नहीं आ रही है। सब्जेक्ट स्कूल स्टूडेंट तो है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा शाम को इवनिंग में क्या कर रहा है, सुबह क्या वर्कआउट कर रहा है, इवनिंग में क्या वर्कआउट कर रहा है, डेली ग्राउंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो पेरेंट्स को भी काफ़ी ख्याल रखना है। बिना पेरेंट्स के मोटिवेट नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे पहले पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि अभी तो चलो कुछ बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जैसे मैं छोटे बच्चा का कोच हूँ, तो उसे बच्चों को ही नहीं पता होता है हमें करना क्या है, लेकिन पेरेंट्स मोटिवेट करेगा, फिर हम भी मोटिवेट करते हैं, थोड़ा उन्हें अच्छा लगने लगता है, तो स्पोर्ट्स का तो रुझान बढ़ते लग जाता है।
उत्तराखंड के लेकर आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में जो टैलेंट है, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से फुटबॉल में अच्छे हैं और किस तरीके से अच्छा खेल सकते हैं? तो यहाँ का सरफेस एक है, एटमॉस्फेयर यहाँ का बढ़िया है। यहाँ का जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे है, काफ़ी स्पोर्ट्समैन अच्छे अच्छे हैं जो ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ भी कई कोचेस हैं जो कर रहे काफ़ी टाइम से, 20-20 साल 25-25 साल से प्रोफेशनल लेवल इसी पे हैं। तो यहाँ पे ग्रास रूट पे भी ऐसे बच्चे हैं काफ़ी हैं, जैसे नेपाली मूल के निवासी हैं, गढ़वाल में हैं, रहने वाले लड़के हैं। काफ़ी अच्छा टफ है क्योंकि पहाड़ों से आना जाना, थाइस वाइज वैसी मजबूत बनी रहती है, बिल्ट मजबूत बनी रहती है उनकी, ताकि वो अपना इसको निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। और मैंने देखा कई टाइम से, जैसे आर्मी में भी सिलेक्शन है तो स्पोर्ट्स कोटे के सिलेक्शन है, उसमें भी बच्चे आराम से पहुंच जाते हैं। उन्हें कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पोर्ट्स में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपको फुटबॉल खेलना, फुटबॉल के साथ साथ आप जॉब्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से फुटबॉल या अन्य स्पोर्ट्स के साथ कोई दूसरा स्पोर्ट भी अगर हम खेल रहे हैं तो उनको जॉब्स मिलने में आसानी होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत आसानी होती है इसमें। सबसे पहले तो आप टीचिंग लाइन है आपके पास, आप अगर अच्छे स्पोर्ट्समैन है तो आप किसी को टीचिंग कर सकते हैं। NIS कोचेज़ हैं वो मिलते हैं, कोचेज़ आपको ट्रेनिंग कर सकते हो। कई स्कूल्स हैं, कॉलेज है, वहाँ हर जगह चाहिए होती है। मास कम्युनिकेशन है, जैसे कोई अगर अच्छा फोटोग्राफर है, मतलब बच्चों का शौक होते हैं, कोई कैमरे में अच्छा है तो मास कम्युनिकेशन कर सकता है, वो फोटोग्राफी का शौक है फोटोग्राफी कर सकता है। स्पोर्ट्स शॉप किसी को खोलना चाहता है तो वो स्पोर्ट्स शॉप खोल सकता है। इसमें काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत सारे स्कोप्स हैं। आइए बातचीत करते हैं आप फुटबॉल खिलाड़ी अर्पण थापा से। अर्पण, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ, अर्पण जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि इस खेल के लिए क्या नज़रिए की ज़रूरत है खिलाड़ी के लिए, और उसको किस सोच के साथ मैदान में उतरना चाहिए? सबसे पहले तो सर इस खेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि डिसिप्लिन के साथ आपका फिटनेस भी उसी के साथ आएगा। अगर आप में डिसिप्लिन है तो फिटनेस भी आएगा, और फिटनेस रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है आपको अपने डाइट पे ध्यान देने की, अपने दिनचर्या पे ध्यान देने की। मॉर्निंग आप कितने बजे उठ रहे हो, मॉर्निंग क्या कर रहे हो, शाम की आपके रूटीन क्या है, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक अगर फुटबॉल खिलाड़ी बनना है किसी को तो आपको डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में अपने ऊपर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और जिस खेल से आप जुड़े हो उस खेल से प्यार करने की ज़रूरत है, और इतना ही पैशन चाहिए उस खेल के प्रति ताकि आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकें। आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? सर मैं स्ट्राइकर खेलता था पहले तो, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा एज ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा स्लोनेस आ गई है, क्विकनेस नहीं है, तो अब पोजीशन चेंज करते हुए अब मैं मिडफील्ड में खेलता हूँ सर, डिफेंसिव मिडफील्डर खेलता हूँ, और बस डिफेंसिव मिडफील्ड मेरे को अच्छा लगता है खेलना। जी, मिडफील्डर की आपने बात करी, प्ले मेकर होता है मिडफील्डर जो एक गेम को बनाता है। इसके बारे में थोड़ी सी इसकी भूमिका के बारे में बताइए कि वो किस तरह का काम उसका फील्ड में होता है। वैसे तो सर मिडफील्ड में सिर्फ प्ले मेकर ही नहीं होते, मिडफील्ड में जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं डिफेंसिव मिडफील्ड खेलता हूँ। एक्चुअली मैं किसको कवर देता हूँ, मैं शील्ड देता हूँ अपने डिफेंडर को। वैसे ही प्ले मेकर की आपने बात की तो प्ले मेकर का काम होता है सर पूरे गेम को चलाना। जैसे कि हम अगर बतौर एग्जांपल ले ले तो आप लियोनेल मेसी को ले सकते हो, जो पूरे खेल को अपने साथ खिला के चलता है, खिलाड़ी को अपने साथ लेके चलता है, और पूरा खेल भी वो जैसा चाहता है खेल उस तरीके से चलता है। उस तरीके से वो चाहेगा गेम में पेस लाना है तो गेम में पेस लाना है, वो चाहेगा गेम स्लो करना है तो स्लो करना है, वाइड एरियाज़ में जाना है वाइड एरियाज़ में जाना है, और पेनिट्रेट करना है तो पेनिट्रेट करना है। तो वो उस पर डिपेंड करता है फिर उसके बाद प्ले मेकर के भी। जी, आपने बात की कि जैसे स्लो है, पेसिंग है, गेम की पेनिट्रेशन है, अटैक है, डिफेंस है, इसके बारे में बताइए ये कब ज़रूरी होता है एक गेम में जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं? सर जैसे कि मैंने कहा क्विकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्विकनेस स्ट्राइकर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको क्या है, पेनिट्रेट करने के लिए टर्न कभी भी लेना पड़ सकता है, कभी भी किसी भी सिचुएशन से अंदर की तरफ घुसना पड़ता है। तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्विकनेस हो, उनके फीट्स में क्विकनेस हो, उनकी बॉडी में क्विकनेस हो, उनकी एजिलिटी एकदम ऐसी होनी चाहिए कि मतलब कोई उसका तोड़ ही ना हो। तो वो स्ट्राइकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सर हम पीछे पीछे आते जाते हैं तो उसके बाद फिर गेम का पेस फिर चलता है, उस हिसाब से चलता है। फिर मिडफील्डर है तो बॉक्स टू बॉक्स इंपॉर्टेंट है कि बॉक्स टू बॉक्स खेले, एक ही पेस में खेले, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं खेलना है, बहुत ज़्यादा गति में भी नहीं खेलना है, बहुत ज़्यादा स्लो के भी नहीं खेलना है। वो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का काम रहेगा कि 100 मीटर का ग्राउंड है तो उसे पूरा वो 100 मीटर कवर करना है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक पेस मेंटेन करके चले जिसमें वो ना ज़्यादा एफर्ट लगा के थक जाए शुरू के 45 मिनट में ही, बिकॉज गेम 90 मिनट्स का है। तो उसे उस अपने कैलिबर के हिसाब से बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्ड का काम करना है, वो पेस मेंटेन रखना है, ना तेज़ होना है ना हल्का होना है मिडफील्डर को।
I like football because it has very physical games and it helps to grow our height. Sir teach our many things like skills, how to dribble, juggling and so on. मैं फ़ुटबॉल इसलिए खेलता हूँ कि पहले मैं बचपन में मैंने मेसी और रोनाल्डो को देख के मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ, पर फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ते गया। फिर मैंने कुछ प्लेयर्स को देखा, वो इसमें ही अपना मतलब करियर बनाते हैं और फिर मैं उनकी तरह बनना चाहा। मैंने सोचा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने फ़ुटबॉल स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके मेरा उसमें इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने अपने कोच मनीष सर से बहुत कुछ सीखा है। जैसे मैं फ़ुटबॉल यहाँ पे इसलिए सीख रहा हूँ कि जैसे सर यहाँ पे हमें बताते हैं कि मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है फ़ुटबॉल के लिए, स्ट्रेंथ कैसे आएगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है फ़ुटबॉल में। मैं फ़ुटबॉल इसलिए खेलता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ नॉर्मल अपना टाइम पास कर रहा हूँ, ये नहीं है। मुझे अपना करियर बनाना है फ़ुटबॉल में, मुझे कुछ बनना है, मुझे कोई अच्छा क्लब ज्वाइन करना है बड़े होके, मतलब मेरे को ऐसा नाम कमाना है। अब जैसे कि हम लोग अभी फ़ुटबॉल का नाम लेते हैं तो फ़ुटबॉल का नाम लेते ही हमें मेसी या फिर रोनाल्डो का नाम याद आता है, तो मुझे उतना फेमस होना है और उतना अच्छा प्लेयर बनना है कि फ़ुटबॉल का नाम सुनते ही सबसे पहले मेरा नाम आए। मेरा फ़ुटबॉल में मतलब प्रोफेशनल लेवल खेलना है, अपने देश के को रिप्रेजेंट करना है और यही है। और इधर पे ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होती है, क्वालिटी ट्रेनिंग होती है और यहाँ पर कोचेस वगैरह बहुत वो है, क्वालिफाइड हैं। इधर पे 6 साल हो चुके मुझे खेलते खेलते। यहाँ एकेडमी में 5 महीने हो चुके मुझे, 5-6 महीने आते हुए, और यहाँ पर बहुत अच्छा है, मतलब माहौल वगैरह सब चीज़ अच्छी चीज़ है। यहाँ पर सब मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग, टैक्टिकल वगैरह सब चीज़ होती है, पोजीशनिंग वगैरह। और मैं सेंटर मिडफील्डर खेलता हूँ और दूसरी पोजीशन मेरी स्टॉपर बैक है। तो यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है एक तो, और अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं। मेनली टेक्टिकल और पोजिशनल ट्रेनिंग हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि हम जहाँ पे भी गलती करते हैं तो वहाँ पे तुरंत बता देते हैं कि तुम यहाँ पे ये चीज़ गलत कर रहे हो। और मतलब क्योंकि उनको उतना हाई लेवल का नॉलेज है इस वजह से। और मतलब हैक्टिक रहता है डे पूरा का पूरा, पहले स्कूल जाना, फिर उसके बाद स्कूल से फिर डायरेक्ट यहाँ पे आना, तो मतलब वही है, पूरा डे हैक्टिक रहता है हमारा ना। और फिर फुटबॉल तो ये है कि बहुत पहले से खेल रहा हूँ और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है अच्छे लेवल पे। मैं वैसे 5-6 साल से फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, बट एज अ प्रोफेशनली सर के अंडर मैंने अभी 2 साल हुए ज्वाइन किए हुए। और फ़ुटबॉल मेरे को पहले से अच्छा लगता है क्योंकि इस पर गेम ऑफ इमोशन है, इस पर हार भी है, जीत भी है, कुछ इमोशन पल भर में बदल जाते हैं। और मेन इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कुछ जगह है जहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी होती है स्पेशली, तो मेरे को ये अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ कोच सर्टिफाइड हैं, क्वालिफाइड हैं, नॉलेज है, और एक प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है हमारे कोच, तो उनके अंडर में ट्रेनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और हमारा स्पेशली मेरा एम तो यही है कि मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना। मेरे को फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और मैं पिछले 8 साल से फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। मेरे को फ़ुटबॉल में बहुत मतलब प्रोफेशनल जाना है, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, उसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और जैसे हार्ड वर्क के अलावा मैंने सर की एकेडमी ज्वाइन की है जहाँ पे मुझे बहुत चीज़ें अनुभव हो रही है कि डिसिप्लिन कैसे रहना है, हार्ड वर्क कैसे करना है, प्रोफेशनलिज्म में कैसे उतरना है फ़ुटबॉल में, और बहुत सी चीज़ें जो सर मेरी हेल्प कर रहे हैं। और मुझे जो लगता है कि मेरे को हेल्प करेगा फ़ुटबॉल में प्रोफेशनल जाने में, वो मुझे सर से हर चीज़ पता चल जाती है। और वही है डाइट वगैरह है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, एकेडमी वगैरह खेलने आता हूँ और फिर घर जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ अपनी, जो ग्रेजुएशन की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं फ़ुटबॉल खेलने से मुझे एक फ्रेशनेस सी फील होती है, जो फ़ुटबॉल खेलने के बाद 2-3 घंटे शाम को मैं अपना हार्ड वर्क करता हूँ, उसको घर जाके मेरे को फ्रेशनेस सी फील होती है, जिससे मेरे को मेरा माइंड और जो मेरे बॉडी है वो तरोताज़ा रहती है हमेशा। मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ तो मतलब फ़ुटबॉल में अच्छा फ़िटनेस है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ुटबॉल खेलना। और हमारे कोचेस मनीष मेठानी सर, वो भी हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं, तो उनसे सीख के अब मैं क्या बोलते हैं आगे इंडिया टीम के लिए खेलना चाहूँगा, उसके लिए मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। सर ये बताते हैं कि जब भी सबसे पहले तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट होके खेलना है। जब तक कॉन्फिडेंट होके नहीं खेलोगे तब तक नहीं हो पाएगा। आप जितनी मेहनत कर लीजिए आप नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस भी प्रैक्टिस से ही बिल्डअप होगा। तो
और डिसिप्लिन तो सबसे मेन है ही, बिना डिसिप्लिन के भी आप कुछ नहीं कर सकते। मैं क्लास 12th में हूँ और क्या बोलते हैं मेरा एम ये है कि मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूँ और वर्ल्ड कप खेलूँ, और उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ और हमारे जो कोचेज है वो भी मेहनत करते हैं हमारे लिए, उससे मैं खेलना चाहता हूँ। रोल मॉडल मेरा गुरप्रीत सिंह संधू है, जो कि अभी इंडिया टीम के करंट गोलकीपर है। उनको थोड़ा टक्कर देना है क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और उनसे मतलब सीखना भी है और बहुत कुछ है बाकी, तो उसके लिए मैं भी मेरी जर्नी रहेगी स्टार्ट, तो हार्ड वर्क मैं करता रहूँगा। दर्शकों, आज हमने फुटबॉल खेल के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा कि कैसे ये खेल सिर्फ एक खेल ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी है और एक जीवन जीने का तरीका भी है, और इसी की ये खास विशेषताएं इसे एक अलग खेल बनाती है, और इसको लेकर जो जुनून है खिलाड़ियों में वो देखते ही बनता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।